तो यस स्मार्ट करेक्ट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा 6 वाला टॉपिक है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्रिया को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु मूलक या अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना सीधा सीधा बात है, ऑक्सीकरण है या ऑक्सीडेशन होता है। जैसा कि सोडियम है तो सोडियम धातु जो है आगे चल के आयन में बदल जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे सोडियम आयन प्लस में हो जाता है। इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी तरह आयरन को देखिए, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना, आवेशों का बढ़ना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना भी एक तरह से ऑक्सीकरण है। दोस्तों, सेकंड की अगर हम बात करें, अवकरण या रिडक्शन, ऐसी क्रियाएं जिसमें क्या होगा, विद्युत धनात्मक परमाणु ये मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना, ठीक है, या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या फिर ऑक्सीजन की कमी होना, ये सारा चीज़ें अवकरण हैं। जैसा कि कॉपर को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कॉपर आयन ऑटोमेटिक आयन से बदल करके आयन जो है कंप्लीट हो चुका और वो आयन्स हट गए। जैसे क्लोराइड है, 2 आयन निकल गए, माइनस चार्ज आ जाना। ये दोनों में कहीं ना कहीं अवकरण हो रहा है, किसी न किसी की कमी या ज़्यादा जो भी है अलग अलग तरह से हो रहा है। अर्थात तो मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ ऑक्सीजन का हटना एक तरह से रिडक्शन है। अब जिस अवक्रिया में दोस्तों, जिस अवक्रिया में अगर हम बात करें, दोनों स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। एक तरह से ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरे साइड से ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीकरण अपकरण क्रिया साथ साथ होती है, वे इस अवक्रियाओं को हम रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अवक्रिया इसी को कहते हैं। अवकारक क्या है? अवकारक सीधा सीधा बात आपको फंडा समझ में आ जाएगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे अवकारक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागना अवकारक है। वही अवकारक जैसे H2 कार्बन, मतलब CO कोबाल्ट जिसको बोलते हैं, H2S, SO2 कार्बन, ठीक है, SnCl2 आदि। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक हैं जैसे O3, H2O, ठीक है, और HNO3, KMnO4, Kr2O7, पोटेशियम क्रोमेनेट ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए, अभी तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीकरण की संख्या क्या है, कैसे कहलाता ऑक्सीकरण? देखिए दोस्तों, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण की संख्या वह संख्या है जो किसी अणु व आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस परमाणु या आयन से शेष सभी परमाणु को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे मैंगनीज को ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 है। अर्थात KMnO4 में अगर हम कि पोटेशियम का देंगे तो +1 है और मैंगनीज का मान लो X है, बाकी -8 है और -0 है। और तो इसमें स्थितियां ऐसी आ जाएगी कि देखो आप कहीं ना कहीं X -7 हो जाएगा और 0, X -7 कहीं ना कहीं ये 0 की कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पोटेशियम KMnO4 में मैग्नीशियम ऑक्सीकरण संख्या 7 है। तो सारे स्थितियां में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो संख्या होती है उसको हम देखते हैं और उसी के हिसाब से इसको हल भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन में ऑक्सीकारक वह जो किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे के पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु को ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकारक वह क्रिया जिसमें कर्ण संख्या घट जाता है उसे अवकरण कहते हैं। तो ये पूरी ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, ऑक्सीकारक अवकारक क्या है, ये सारा चीज़ें आपने जाना। अब हम पढ़ेंगे अम्ल, भस्म एवं लवण, अर्थात अम्ल क्षार। देखिए दोस्तों, अम्ल किसे कहेंगे? अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। ठीक है, अरेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, वॉरेनस्टेड एमलॉरी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब
अम्ल के बारे में बात करेंगे। जैसे सिरका, सिरका का नाम आपने सुना होगा। सिरका एस्टिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक में मेथेनॉइक अम्ल होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बिच्छू के डंक में मेथेनॉइक अम्ल, बिच्छू के बिट्टू में निटॉल में मेथेनॉइक अम्ल, अंगूर के में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार किसे हम अम्ल कहेंगे और किसे हम क्षार कहेंगे। अम्ल वे यौगिक हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद से खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल के क्या उपयोग हैं? खाने के काम में अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल में रहता है, सिरका एवं एस्टिक अम्ल होता है, सोडा वाटर अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है, नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। तो खाने के इस काम में इनका उपयोग हम लोग करते हैं। नोट, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, आप खाना पकाने में HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी को शुद्धिकरण में करते हैं। लोहा में जस्ते के से भी लोहा साफ हो जाता है। साफ करने में भी कौन कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एस्टोसोफोर, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किए जाते हैं। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारा अम्ल का प्रयोग है। थोड़ा अम्ल सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पेपर में ध्यान में देख लिए कब, तो अम्लों की सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट HCl, फिर उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, तब जाके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तब जाके नाइट्रिक अम्ल, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर एसिटिक एसिड होता है। एक चीज़ है अम्लराज। एक्वारेज कैसे बनता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। अम्लराज जो बनता है बेटा, वो एक्वारेज जो है 3:1 के हिसाब के अनुपात में, देखो सांद्र सल्फ्यूरिक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 अनुपात में ले लेते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ताज़ा मिश्रण में को ले लेते हैं 1 अनुपात में। यानी मान लीजिए 3 ग्राम ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 ग्राम ले लिया नाइट्रिक अम्ल और उनको मिला देते हैं, तो ये अम्लराज बन जाता है। यह सोना प्लेटिनियम के गलाने में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का एक अन्य न्यूरिएटिक अम्ल है, यह एक खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है ना। बेस अब बढ़ेंगे तो देखिए अम्ल इतने सारे जो है अम्ल का हमने उपयोग पढ़ा, सारी चीज़ें हमने समझा। अब हम बेस की बात करें या क्षार की बात करें। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्षार की बात करें तो ऐसे जो अम्ल जो एक तरह से देखा जाए ऐसे अम्ल, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देते हैं तो क्या कहलाता है? लवण भस्म या बेस कहलाते हैं। ब्रांस्टेड लोरी की सिद्धांत के अनुसार यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार यह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रदान करने की क्षमता होती है वो भस्म कहलाता है। तो सारे के नियम के अनुसार मैंने आपको सामने रिप्रेजेंट किया, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। साथ ही साथ अपन देखेंगे भस्म के प्रकार। तो भस्म में 2 प्रकार होते हैं जो मतलब क्षार का। पहला जल में विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। वैसे भस्म या वैसे क्षार जो जल में विलेय हो क्षार कहलाते हैं। वे लाल लिटमस पन्ना को नीला कर देते हैं तो स्वाद में थोड़ा कड़वा होते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के नाम सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में विलेय है। कुछ जल में अविलेय भी होते हैं, जैसे वे अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें भस्म के प्रकार होते हैं। आगे हम देखें कुछ भस्मों के उपयोग क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका उपयोग की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
में इनका उपयोग क्या है? घरों में चूना पोतने में हम करते हैं, गारा प्लास्टर बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, चमड़ा के ऊपर बाल को साफ करने में करते हैं, जल को मृदु बनाने में करते हैं, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कास्टिक सोडा का मैं थोड़ा सा प्रयोग बता देता हूँ, इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीज़ समझाएंगे। तो कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो साबुन बनाने में इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं, पेट्रोलियम को साफ करने में कर लेते हैं, दवा बनाने में कर लेते हैं, कपड़ा के कागज बनाने में, कागज वो कपड़ा बनाने में, कारखानों को साफ करने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन फिर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।